हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 87 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 17 फरवरी 2021। आज के वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये रिवीजन 1 है उस चैप्टर की। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रखा है कि क्या होता है। ये इसकी जनरल टर्म होती है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ए वन क्या है, एन क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है। ठीक है ना। तो ये पूरा आपको इंट्रो दे रखा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे उसमें टर्म्स निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डी जो होता है, ठीक है, जनरल टर्म कौन सी होती है, और अगर हम सम की बात करें तो वो क्या होता है। तो पूरा आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ मैंने वो पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है हमारे को डू प्रैक्टिस के, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। कह रहे हैं जितने भी ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं इसमें ए और डी आपको हर पार्ट में अलग अलग दे रखा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे आप स्टार्टिंग की 4 टर्म्स। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट में देखो तो आपको ए 10 दे रखा है, डी भी आपको 10 ही दे रखा है। ए का मतलब हमेशा याद रखना आप ए वन होता है। आप ए वन को ए वन लिखो या ए लिखो एक ही बात है। ये एपी की मेरी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होती है, ए टू ए प्लस डी होती है। ये मैंने जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी, उससे निकाली है ना। ए को अगर हम ए ही रहने दें, एन को ए टू लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने टू माइनस वन और डी लिखा, तो टू में से वन जाएगा तो वन ही बचेगा, तो ए प्लस डी आ गया। तो ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रख दी, डी की जगह डी की वैल्यू रख दी, तो ए टू आ गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ ए थ्री निकाल लिया, वो मेरे पास होता है ए प्लस टू डी। फिर वही ए की जगह ए की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू सॉल्व किया, तो मेरा यहाँ पर ए थ्री भी आ गया। ठीक है ना। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर ए फोर निकाल लिया, ए प्लस थ्री डी रख के, उसके बाद मैंने ए और डी की वैल्यूज को पुट किया और ए फोर आ गया। तो मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी एपी की। पहली टर्म तो मुझे 10 दे ही रखी है, तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही होगी। ए टू मैंने 20 निकाला, ए थ्री मैंने 30 निकाला, ए फोर मैंने 40 निकाला। तो ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दी, 10 20 30 40। लिखने के बाद आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा, आपका डिफरेंस था 10, तो सबके बीच में 10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगर 10 का डिफरेंस आ रहा है तो आपके ऊपर की जितनी भी कैलकुलेशन आपने की है वो सारी ठीक की है। ठीक है, चलिए सेकेंड में देखते हैं। देखो यहाँ पर मुझे ए तो -2 दे रखा है, लेकिन ना डी मुझको 0 दे रखा है, डिफरेंस है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास स्टार्टिंग की चारों टर्म्स यही आएंगी, -2 -2 -2 -2, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखी है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। A1 हमको -2 दे रखा है, A2 में अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊं तो A प्लस डी होता है, तो D की जगह तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया, A की जगह -2 तो -2 ही आएगा। A3 मेरे पास A प्लस टू डी होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। A की जगह A की वैल्यू रख दी, 2 ऐसी है, D की जगह D रख दिया, तो A3 आ गया। ठीक है, A4 मेरे पास A प्लस थ्री डी होता है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, A की जगह A की वैल्यू रख दी, D की जगह D की, तो ये भी आ गया। देखो सेम ही आ रहा है, और बिल्कुल सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि यहाँ पर D मेरा हर केस में क्या है, 0 है, इसीलिए। तो देखो चारों टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, पर अगर एग्जाम में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड है, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी वही सेम चीज है, हमको ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो A1 दे रखा है, मतलब A2 मैंने A प्लस डी करके A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू सॉल्व करके A2 निकाल लिया। फिर यहाँ पर सेम वैसे ही मैंने A3 निकाल लिया और A4 निकाल लिया, जनरल टर्म में वैल्यूज को पुट करके। तो मेरी यहाँ पर AP आ गई। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी, पहली टर्म तो मुझे 4 दे ही रखी थी, दूसरी टर्म मैंने यहाँ पर 1 निकाली, तीसरी टर्म मैंने यहाँ -2 निकाली और चौथी टर्म मैंने यहाँ -5 निकाली, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान था, बस जनरल टर्म लगा के हमारे को सॉल्व करना था, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर तो आपसे कह ही ये रहा है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। आपको जनरल टर्म बतानी है। जब भी कहना है जनरल टर्म, तो इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जनरल टर्म में हमेशा याद रखना, एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला यही होता है, जिसमें ए और डी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे एक एपी दे रखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे किया है। यहाँ पर देखो
पहले मैंने अपनी एपी लिख ली, जिसमें मैंने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया। डी निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ से मैंने अपना डी निकाल लिया। अब अगर हम बात करें जनरल टर्म की, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जनरल टर्म हमारे पास ये वाली होती है। तो an तो नहीं पता है ना, तो यही रहने दो। a मेरे को पता है कि 4 है मेरे पास, n नहीं पता, n को ऐसे ही रहने दो। क्यों क्यों नहीं पता n? कई बच्चे होते हैं इनको ही काउंट करके लिख देते हैं 1 2 3 4। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो आपको ये वाली एपी दे रखी है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो इसके आगे ये डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये अभी एपी कंटिन्यूएशन में है। तो हमको नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो हम इन्हें काउंट करके कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तभी लिख सकते हैं जब हमको बता रखा होगा कि एपी में इतनी टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया, डी की जगह डी रखा, बस सॉल्व करके an निकाल लिया मैंने, जो n के फॉर्म में आ गया। ये मेरी जनरल टर्म है इस वाली एपी की। वैसे तो जनरल टर्म मेरे पास ये होती है, लेकिन अगर आपको एपी दे दे तो हर एपी की जनरल टर्म अलग आएगी। जैसे कि इसकी ये आ गई, आएगी an और n के फॉर्म में ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ कौन सी होगी। तो अगर आप देखो इसमें, तो ए आपको यहाँ पर 35 दे रखा है, और अगर मैं यहाँ पर डी निकालूं तो वो मेरा होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब 30 माइनस 35, तो मेरा -5 आएगा डी। तो अब मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। देखो मैंने पता है यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया मैंने यहाँ पर खुद से कि जो मेरा an है ना वो 0 है। क्यों लेट किया, क्योंकि नेगेटिव टर्म तो 0 के बाद ही शुरू होगी ना। 0 तक तो सारी पॉजिटिव आएंगी, उसके बाद नेगेटिव शुरू होंगी। तो मैंने यहाँ पर an लेट करके इसको सॉल्व किया, तो देखो मेरा आंसर यहाँ पर आया क्या। a मेरे को दे रखा था d, A2 दे रखा था, मैंने यहाँ d निकाल लिया। अब मैंने यहाँ लेट कर लिया कि an जो है वो मेरा 0 है। तो an की जगह मैंने उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। a की जगह मैंने यहाँ 35 रख दिया, n तो मुझको नहीं पता है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ an 0 माना है, मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म मेरी 0 आएगी। मैं यहाँ वही निकालना चाह रही हूँ कि कौन सी टर्म 0 आएगी, क्योंकि जो उनसी भी टर्म 0 आएगी, मान लो अगर मेरी 7th टर्म मेरी 0 आई, तो इसका मतलब 8th टर्म मेरी नेगेटिव होगी, क्योंकि 0 के बाद से नेगेटिव शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा d जो है वो माइनस में है, इसीलिए। तो मैं यहाँ वही निकालना चाह रही हूँ कि कौन सी टर्म मेरी 0 आएगी, ताकि मैं अगली वाली टर्म लिख सकूं कि वो मेरी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये 35 ऐसी है, इस -5 को n से इंटू किया -5n, इस -5 को -1 से इंटू किया प्लस का 5। 35 में 5 प्लस किया 40, सॉल्व करके मेरा यहाँ पर अगर मैं n देखूं तो मेरा 8 आ गया। तो इसका मतलब जो 8th टर्म है मेरी एपी की, A8, वो मेरी 0 है। तो अब A9 कैसे निकालूंगी, 0 में -5 करूंगी ना, क्योंकि डिफरेंस मेरे पास -5 का है, तो -5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इट मीन्स 9th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो 9th टर्म क्या होगी, मेरी नेगेटिव टर्म होगी फर्स्ट वाली एपी की, क्योंकि 8 तक तो मुझे पता चल गया कि A8 जो है वो मेरा यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब A9 जो है वो मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ पर यहाँ कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 10 से लेके 250 के बीच में बताओ कितने मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 4 के हैं। तो ऐसे हम क्या एक एक गिने कि 4 की टेबल में 10 के बाद जैसे 12 आता है पहला नंबर, तो 12 16 20 ऐसे गिन के पता चलेगा, नहीं ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा 250 तक गिनेंगे। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको n निकालना है, कितनी टर्म्स इसके अंदर ऐसी हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी हैं जो 4 की मल्टीपल्स हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एपी खुद से बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैंने एपी बना दी। 4 की टेबल थी और 10 के बाद से लिखनी थी, क्योंकि 10 और 250 के बीच की बात हो रही है। तो 12 16 20 24 आगे कंटिन्यूएशन में लिखा है। लास्ट टर्म मेरी 250 थी, लेकिन जब मैंने 250 को 4 से डिवाइड किया ना, तो वो 4 की टेबल में नहीं आता। तो फिर मैंने 249 को डिवाइड करके देखा, तो वो भी नहीं आता। फिर मैंने 248 को डिवाइड करके देखा, हाँ वो मेरी 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब मेरी लास्ट टर्म ये है 248, 250 नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो A1 पता है, A2 पता है, हम यहाँ से D निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, और AN पता है, लास्ट टर्म हमारी AN ही होती है। चलिए जनरल टर्म लगा देते हैं फिर AN वाला, A प्लस n माइनस 1D, AN की जगह AN, A की जगह A की वैल्यू, N तो नहीं पता है, और D की जगह D की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मेरा n जो है वो 60 आ गया। इसका मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 60 टर्म्स ऐसी हैं जो 4 की मल्टीपल्स हैं। अब आप चाहो तो वैसे काउंट करके देख सकते हो, अगर आप पे टाइम है तो आपको 60 ही आएगा।
मल्टीपल्स ऑफ 4 जो है वो कितने हैं, 60 टर्म्स ऐसी हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है, राइट द एपी हुज nth टर्म इज 5n + 4। अब देखो nth टर्म आपको दे रखी है, nth टर्म का मतलब है an आपको दे रखा है 5n + 4। आपको एपी बनानी है, तो बहुत आसान है एपी बनाना। क्या करो, एक एक बार टर्म्स में लिखते रहो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखो मैंने यहाँ पर an लिख दिया। एपी बनानी है ना, तो 3-4 टर्म्स लिख लेते हैं एपी की। तो मैंने एक बार n की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ पर एक n है, इसकी जगह 1 आ गया, एक n यहाँ पर है, इसकी जगह 1 आ गया। 5 + 4 9, a1 आ गई। एक बार मैंने n की जगह क्या किया, 2 रख दिया। अब यहाँ पर 2 रख दो और यहाँ पर 2 रख दो, तो 5 × 2 10 + 4 14 आ गया। एक बार n की जगह आप 3 रख दो और एक बार आप n की जगह 4 रख दो। ठीक है, तो 4 टर्म्स निकल गई, a1, a2, a3 और A4। आप चाहो तो 5 भी निकाल सकते हो। ये रही आपकी एपी, इसके आगे डॉट डॉट लगा देना, अभी आगे कंटिन्यूएशन में। तो ये है आपकी एपी। तो आपको एपी ही बनानी थी। अब आपकी मर्जी, आप 3 टर्म बना दो या 4 टर्म या 5 टर्म बना दो, बट 3-4 तो बनाना ही बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। अब आपसे यहाँ बात कर रहे हैं सम की, तो सम मतलब आपको S22 निकालना है, जिसमें से आपको एक तो A नहीं दे रखा है, D आपको दे रखा है 7, और कह रहा है 22 टर्म मतलब A22 आपको 149 दे रखा है, और आपको S22 निकालना है। तो इतना तो कंफर्म है, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगेगा, सम निकालना है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। चलो तो देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि मुझको ये निकालना है, डी यहाँ लिख दिया, A22 यहाँ लिख दिया। देखो अगर मैं A22 का जनरल फॉर्मूला लगाऊं तो वो A + 21D होगा इजिकल टू 149 होगा, यही होगा ना। A मुझको नहीं पता, मैंने A छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 21 ऐसी है, D की जगह D की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करने के बाद ना मैंने A की वैल्यू निकाल ली। देखो मैंने यहाँ पर A की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि मुझे सम वाला जो SN वाला फॉर्मूला होता है उसमें A जरूरी है चाहिए। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, देखो ये लिखा हुआ n/2 2a + n-1 d। अब देखो मुझे a चाहिए था जो कि मैंने निकाल लिया, d मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। अब बात कर रहा था वो S22 की, तो n की जगह तो 22 आएगा, तो यहाँ भी 22 आएगा, यहाँ भी 22 आएगा। सब चीजें मिल गई, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो S22 तो n की जगह 22, a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मेरा यहाँ पर S22 आ गया 1661, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा, 1661 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारा, फिर ही हमारी वर्कशीट आज की कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहां आपसे कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो -81 होगी। तो मतलब आप समझ लो आपको क्या निकालना है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, हमें नहीं पता चल पाता एन कब निकालना होता है और ए एन कब निकालना होता है। देखो कह रहा है विच टर्म, टर्म की बात कर रहा है, और एन का मतलब ही तो टर्म होता है। इसका मतलब यहाँ आपको एन निकालना है और ए एन 81 दे रखा है, माइनस का 81। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकती है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें एक क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो ये पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसी कौन सी टर्म है जो माइनस की 81 है, और ऐसी कोई टर्म है जो जीरो हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन, हम इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एपी लिख ली जो मुझे दे रखी थी, इसमें A1 ये है, A2 ये है, मैंने यहाँ से D निकाल लिया। मुझसे कह रहा था माइनस का 81 कोई टर्म हो सकती है, इसका मतलब ये मैंने AN मान लिया कि AN मुझे माइनस का 81 दे रखा है, तभी निकाल पाऊंगी। जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, AN की जगह मैंने AN की वैल्यू रख दी -81, N मुझे निकालना है। ठीक है, तो N की जगह N ही रहने दिया, D की जगह D की वैल्यू रख दी और A की जगह A की वैल्यू रख दी। ठीक है ना, जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया, देखो माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 को n से इंटू करेंगे -3n, माइनस के 3 को -1 से इंटू करेंगे +3। सॉल्व करने के बाद मेरा n आ गया 35। इसका मतलब 35, A35 जो है ना वो आपका माइनस का 81 है। आपकी एपी में 35th टर्म जो है वो -81 है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब वो मुझसे कह रहा था क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकती है, तो ठीक है इस बार an को जीरो रख लेते हैं।
अब n निकाल के देख लेते हैं। अगर n मेरा सही आया, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं आया, जैसे 4/9, 2/7 ऐसे नहीं आया, तो पक्का मेरी कोई टर्म जीरो भी होगी। लेकिन हाँ, अगर इस फॉर्म में आ गया तो मेरी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ जीरो पुट किया, a की जगह वही a की वैल्यू, n फिर निकालना है इस केस में, और d की जगह d की वैल्यू। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो n मेरा 8 आ गया, फुल नंबर आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास जो 8th टर्म है a8 वो मेरी जीरो है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 8th टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, एन निकालने के बाद। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास एक आसान सी वर्कशीट आज की। पर ये वर्कशीट तभी आसान है जब आपको इस चैप्टर का इंट्रो पता है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं पता कि ए क्या है, डी क्या है, आपके पास सम कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म कैसे कौन सी होती है, तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप इसको रिवीजन वर्कशीट को स्टार्ट कर दीजिएगा करना। अब वर्कशीट नंबर जो हमारे पास 88 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।